हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स से भागते हैं बिकॉज उनको थोड़ा सा डर लगता है फिजिक्स की वजह से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज मैं यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से सिखाने वाला हूँ और हम बहुत ही फन वे में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर भी कर देना। इस चैप्टर को हम टोटल 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क एक ऐसा वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में रोज यूज करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक मीनिंग कुछ अलग होता है। उस चीज को हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पर्टिकुलर फोर्स लगता है तो उस केस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्क है उसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और जीरो कब हो सकती है। इन सब चीजों का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं सो दैट आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये जो वर्क वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो एनर्जी वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्क जो वर्ड है हम रोज डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। अब हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम इसको यहाँ पे कहेंगे इंट्यूटिव मीनिंग ऑफ वर्क, मतलब कि ऐसा वर्क जो हम डे टू डे लाइफ में रोज करते हैं लेकिन साइंटिफिकली हम इसको वर्क डन नहीं कह सकते। कैसे, तो अभी हम वो चीज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया है कि होल्डिंग अ लगेज। मान लो आपके पास एक लगेज है, उसको आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो उस केस में साइंटिफिकली हम इस चीज को वर्क इज डन ऐसा नहीं कह पाएंगे। साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। सिमिलरली मान लो कि कोई पर्सन बुक को रीड कर रहा है, तो उस केस में साइंटिफिकली वर्क डन नहीं होता है। सिमिलरली मैं इस वॉल को कितना भी पुश करूंगा तो भी मैं ऐसा कह पाऊंगा कि यहाँ पे मैंने साइंटिफिकली कोई वर्क नहीं किया हुआ है। तो एक्चुअल में साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है वर्क का वो बच्चे समझना। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है जिसको मैं पुश कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, वो जो बॉक्स है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पर्टिकुलर पोजीशन तक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि वो मूव करेगा। तो उस केस में हम कहते हैं साइंटिफिकली कि वर्क इज डन। कहने का मतलब ये है कि वर्क कब कंसीडर करना है, तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाएगा, तो उस केस में हम साइंटिफिकली कहते हैं कि वर्क इज डन। जैसे कि यहाँ पे हमने लगेज को सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है मान लो, तो वहां पे ऑब्जेक्ट कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स है, तो उस केस में साइंटिफिकली कोई वर्क नहीं हो रहा। सिमिलरली जब हम बुक को रीड करते हैं तो उस केस में भी हम वहां पे बुक को एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव नहीं करवाते। दैट मीन्स यहाँ पे भी साइंटिफिकली कोई वर्क नहीं हो रहा। सिमिलरली मैं ये वॉल को कितना भी पुश करने का ट्राई करूं, लेकिन वो जो वॉल है वो किसी भी पोजीशन पे शिफ्ट नहीं होने वाली है। तो इस केस में हम कहते हैं कि साइंटिफिकली कोई वर्क नहीं हो रहा। लेकिन जब भी मैं किसी भी बॉक्स को पुश करने का ट्राई करता हूं और वो जो बॉक्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है,
तो उस केस में हम कहते हैं कि साइंटिफिकली वर्क इज डन, बिकॉज हमने एक फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स की वजह से वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का, इसलिए यहाँ पे साइंटिफिकली वर्क डन कंसीडर किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, लिफ्टिंग अ डम्बेल। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डम्बेल है, अब मैं इसको यहाँ पे पुश कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस चीज को हम कहेंगे कि साइंटिफिकली यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है पुशिंग अ ट्रॉली। मान लो आप किसी भी शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे आपने देखा होगा कि ट्रॉली होती है। अब वो ट्रॉली को आप पुश कर रहे हो, जिसकी वजह से ट्रॉली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है, तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि साइंटिफिकली कोई पर्टिकुलर वर्क हुआ है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। और सेकंड कंडीशन क्या हुई कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें साथ में होती है तो हम कहेंगे कि साइंटिफिकली वर्क हो रहा है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को कितना भी पुश किया लेकिन फिर भी वो मूव नहीं हो रहा है, तो उस केस में साइंटिफिकली जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो अभी तक हमने देखा कि वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज का यूज करके हम यहाँ पे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो जब भी आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क डन, या तो ऐसा पूछे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क डन जो है सिंपली हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पार्ट आप लोगों को खास करके याद रखना है, अपने नोटबुक में अच्छे से लिख देना। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इज इक्वल टू फोर्स के लिए हम F सिंबल यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम S सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया F जितना, जिसकी वजह से उसके ऊपर S जितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो F और S को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका SI यूनिट क्या है। तो जब भी आपको SI यूनिट पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट है वो मीटर होता है। तो आप यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो और साथ साथ में जूल्स भी लिख सकते हो। अगेन जूल्स जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे से आया है, तो इसके दोनों यूनिट याद रखने हैं, न्यूटन मीटर भी याद रखना है, जूल्स भी याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है वर्क वो एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि ये जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और जीरो भी पॉसिबल है। कब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में इसके कुछ बिगर यूनिट्स भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको पूछे कि 1 किलो जूल, ठीक है, के का मतलब होता है किलो, तो 1 किलो जूल्स का मतलब क्या होता है, 1000 जूल्स। जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम आपको अगर कोई पूछे तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड किलो है वो इंपॉर्टेंट है। तो किलो वर्ड का मतलब अब हमेशा याद रखना क्या होता है, 1000। सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। इसको आप 10 के पावर में लिखना चाहोगे तो 10 का पावर 3 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको मेगा जूल पूछे, ठीक है, एम का मतलब होता है मेगा, तो उस केस में मेगा का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 जैसे जीरोस थे तो वैसे यहाँ पे अब 6 जीरोस आ जाएंगे, तो उस केस में ये बन जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल। मान लो कि आपको पूछे कि एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करें। मान लो आपको दिया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर जितना। तो यहाँ पे अगर आपको वर्क डन निकालना है तो क्या बनेगा, सिंपली 10 इंटू 3 मतलब कि 30 जूल्स।
तो इस तरीके से सिंपली आप ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे से समझनी है, जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो उस केस में वर्क डन की जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। मान लो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ये ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश किया कंटिन्यूसली सच दैट कि ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो उस केस में जो वर्क डन का आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पे मार्कर पेन है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको रिलीज कर दूंगा तो ग्रेविटी इसके ऊपर लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये मार्कर पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो उस केस में अगेन फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तो अगेन उस केस में जो हमारा वर्क डन है उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में आप वर्क डन को हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब मान लो कि आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, क्योंकि कई बार जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं या उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल हो सकता है। ये जो है आपको कुछ हायर लेवल के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली आपके स्कूल के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई पूछे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल इस केस में बनता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी सेम डायरेक्शन होती है तो उस केस में हम यहाँ पे एंगल जो है वो हमेशा 0 लेते हैं, ठीक है। दूसरे भी एंगल पॉसिबल है जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस केस में जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा और हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। अगर ये प्लस आपको नहीं लिखना तो भी चलेगा, आप सिंपली F इंटू एस भी लिख सकते हो। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क डन कब नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव कब हमने डिस्कस किया था कि जब भी दोनों के दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव बनता है। अब ये उसका ऑपोजिट केस हुआ, मतलब कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में जो हमारा वर्क डन है वो बन जाएगा नेगेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जा रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर। मान लो कि आप कोई 2 व्हीलर ही चला रहे हो या तो 4 व्हीलर चला रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और सडनली आपने ब्रेक अप्लाई किया। तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्रेक है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एज कंपेयर्ड टू योर मोशन। तो उस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में था, फोर्स जो हम ब्रेक लगा रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एंगल देखें तो वो क्या बनेगा, 180 डिग्री। हमारा ब्रेकिंग इस तरफ लग रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो उस केस में ये बन जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ये ऑपोजिट हुआ। तो इस केस में आप जो आंसर है वर्क डन का तो क्या लिखोगे, -F इंटू एस। तो इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होता है जब ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। सिमिलरली हम इसको एक और एग्जांपल से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि मान लो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है,
उसको मैं लिफ्ट कर रहा हूं, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा लग रहा है लिफ्ट फोर्स, जो मैं इसको ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं एज कंपेयर टू दी ग्रेविटी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जिसकी वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। पहले वो यहाँ पे था, अब मैंने उसको लिफ्ट किया, फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो इस केस में अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये नेगेटिव होगा। मान लो आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द लिफ्ट फोर्स, जो हमने इसको लिफ्ट किया उस केस में वर्क डन क्या होगा। तो देखो लिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, तो उस केस में यहाँ पे वर्क डन बाय द लिफ्ट फोर्स विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन पता चल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन कब जीरो बनेगा। तो इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी कोई पर्टिकुलर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है तो उस केस में हमेशा वर्क डन जीरो होगा। मान लो कि मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करने का ट्राई करता हूं, अब इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ये पर्टिकुलर केस आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। अर्थ हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, सैटेलाइट उसके अराउंड कंटिन्यूसली मूव करती है। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट का मोशन होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमेशा जो ग्रेविटी है वो सैटेलाइट को ऐसे टुवर्ड्स सेंटर पुल करने का ट्राई करेगी टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब कि हमेशा ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस तरीके से टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। इसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा था, आपको याद हो तो हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में ये सब डिस्कस किया था। तो फोर्स ऐसे टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने मोशन नाम के चैप्टर में डिस्कस किया था कि ऐसे सर्कुलर मोशन में हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट या तो आप वेलोसिटी कंसीडर करो वो हमेशा ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अर्थ की तरफ जो ग्रेविटी लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, उससे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, इसकी वजह से हमेशा वर्क डन जो है, इस केस में आपको कोई पूछे तो आप लिख देना कि वो जीरो होता है। ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको पूछा जाता है, तो इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का रहेगा। अब एक और केस में वर्क डन जीरो हो सकता है। मान लो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फिर भी डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, आपने कितना भी फोर्स अप्लाई किया, तो उस केस में भी वर्क डन जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, अब वॉल को कितना भी पुश करने का ट्राई करो, लेकिन वो जो वॉल है वो कहीं पे मूव नहीं करने वाली, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन भी जीरो। जैसे कि यहाँ पे वर्क डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाला है, आपने कितना भी फोर्स अप्लाई कर लिया, मान लो आपने 1000 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई कर लिया, तो उस केस में जब हम यहाँ पे वर्क डन का इक्वेशन लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स की जगह पे हमने 1000 जितना अप्लाई कर लिया,
डिस्प्लेसमेंट लिख दिया हमने यहाँ पे 0 बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होने वाला। तो 1000 इंटू 0 करोगे तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा 0। तो उस केस में भी वर्क डन का आंसर 0 आ सकता है। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर। ये ऐसा केस है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया है, जिसकी वजह से वो 4 मीटर तक ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले अगर हम एक बॉल को कंसीडर करें, ठीक है, उसको हमने ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। ये जो बॉल है उसका मास हमें गिवन है 1 kg और जो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है वो है यहाँ पे 4 मीटर। अब आगे पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है जिसकी वजह से बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, उसके ऊपर अब ग्रेविटी लगती है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगने वाली है। दैट मीन्स ये दोनों हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है। हमें यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू लेनी है वो होगी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितनी। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -F इंटू एस। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन बाय दी ग्रेविटी के लिए यहाँ पे हम -F इंटू एस यूज करेंगे। अब यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटी वाला फोर्स लगने वाला है, और ग्रेविटी वाला जो फोर्स होता है उसको हम m इंटू जी कहते हैं। तो F की जगह पे हम लिख देंगे m इंटू जी इंटू एस। तो -1 इंटू जी की वैल्यू है हमारे पास 10 और s की वैल्यू हमें गिवन है 4। तो आएगा आंसर -40 और इसका जो SI यूनिट है वो होता है जूल। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -40 जूल। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में हमें गिवन है एन इंजन पुल्स अ ट्रेन 1 किलोमीटर ओवर अ लेवल ट्रैक, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ट्रेन गिवन दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। हमें यहाँ पे एक इंजन का केस गिवन है जो 1 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाला है पूरे ट्रेन के साथ। अब उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन जितना। हमें यहाँ पे इंजन ने कितना वर्क किया है वो हमें फाइंड करना है। हमने सबसे पहले एक इंजन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इंजन फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया बिकॉज यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि इंजन इस डायरेक्शन में ट्रेन के साथ ट्रैवल करेगा। तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में अगर हम पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करें तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू -F इंटू एस, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना गिवन है -5 इंटू 10 टू द पावर 5, और हमें यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 किलोमीटर गिवन है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, मतलब कि 10 टू द पावर 3 गिवन है। तो इस केस में -5 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स जितना हमारा आंसर बनेगा। लेकिन ये हमने क्या निकाला है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया वो हमें फाइंड करना है, कर लिया। लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना था, वर्क डन बाय द ट्रेन, मतलब कि जो इंजन ने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से यहाँ पे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इंजन का जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यही आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स वर्क डन बाय इंजन
वो हमारा आएगा पॉजिटिव में 5 × 10⁸ जूल्स। रीजन क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर प्लस में आया। ऑब्वियसली आप ये भी चेक कर सकते हो कि जिस डायरेक्शन में इंजन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इंजन ने फोर्स अप्लाई किया कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा वर्क डन का आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है अ मैन वेइंग 70 kg, एक पर्सन है उसका मास हमें गिवन है 70 kg, कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। एक पर्सन है जिसका खुद का मास गिवन है, साथ साथ में वो 10 kg का मास कैरी करके 100 मीटर हाइट तक वो ट्रैवल करता है। तो इस केस में हमें वर्क डन बाय द मैन हमें फाइंड करना है। तो इस केस में टोटल मास अगर हम देखें तो 70 kg प्लस 10 kg मतलब कि कितना हो जाएगा? 80 kg हो जाएगा। हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S कितना गिवन है? 100 मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना होगा? तो फोर्स यहाँ पे इस केस में m इंटू जी जितना होगा, साथ साथ में है s, तो 80 इंटू 10 इंटू s हमें यहाँ पे गिवन है 100 मीटर। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोस है मतलब कि 10⁴ जूल्स। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। A coolie carries a load of 50 kg on his head and walks on a level road up to 100 meter. What is the work done by him? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक कूली है जिसके हेड के ऊपर 50 kg जितना लोड है और वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक लेवल रोड के ऊपर। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, एक्चुअल में वो जो पर्सन था ना वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हिल की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो उस केस में हमने क्या किया था कि डायरेक्टली m इंटू जी इंटू एस फॉर्मूला यूज कर लिया था और हमें वर्क डन का आंसर मिल गया था। यहाँ पे ये जो कूली है वो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लगेज है और कूली है उसके ऊपर ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगने वाली है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी होगी। अब वो कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है? तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले केस में हम हमेशा वर्क डन क्या लिखते हैं? 0। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 0। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स अभी तक जितने भी मैंने सीखा है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा एनर्जी वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर है और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर भी कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।